हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग आपका जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था उसके ऊपर सेकंड शॉट लेकर के आगे बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात आपको हम बता दें कि ये वाला चैप्टर सीएसआईआर नेट के सीएसआईआर नेट के सिलेबस में नहीं है। ये एक चीज दिक्कत है इसके साथ। बाकी हम जैसा ढूंढे तो हमको इसका इसका ये चैप्टर कहीं पर मिला नहीं सीएसआईआर नेट में, लेकिन बीएससी वाला जो सिलेबस है उसमें लगभग सारे यूनिवर्सिटीज में ये चैप्टर है। तो इस वाले लेक्चर में जैसे कि इसका जो फर्स्ट शॉट था जिसमें हम लोग 3 शॉट्स में ये चैप्टर रहेगा, जिसका हम लोग फर्स्ट शॉट कर चुके थे और ये सेकंड शॉट है। इसके बाद एक और आएगा थर्ड शॉट। ये सारा टॉपिक्स हम लिख दिए हैं जो कि ये सेकंड शॉट में, और इसके बाद जो एक और आएगा उसमें हम कवर करेंगे, वो सारा यहाँ लिख दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता देते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड, उसको सुन लीजिए फिर आप वीडियो आगे देखिएगा। हाँ, तो पहले तो एक ये है कि एक चीज़ की कोई भी टॉपिक जब जैसे आप इसमें समझिएगा, हम स्पीड यहाँ पर अपना अच्छा खासा रखेंगे आपको समझाने के लिए। तो आपको कोशिश करना है कि वीडियो को एकदम बहुत ज़्यादा आगे पार पार करके नहीं देखना है, कोशिश करना है ध्यान से सब चीज़ सुनना है, क्योंकि जितना फास्ट हो सके उतना फास्टली हम आपको जो भी बात है उसको क्लियर करेंगे। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा फास्ट करके देखिएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप एक बार आराम से बैठिएगा, नॉर्मल पे देखिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या है कि पहले इसमें लिखे हैं हम कि इस लेक्चर में हम जो भी पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी हम लिखे हैं, न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। तो इसका जो पीडीएफ होगा इस लेक्चर का, हैंड रिटन नोट्स जो भी हम इसमें लिख के पढ़ाने वाले हैं, वो सारा नोट्स आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज ये टाइप कीजिएगा, जाके लेजेंडरी फिजिक्स नवाज ये टाइप करके आपको इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा, अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो आज का डेट है 1 जनवरी 2025, लिख दिए हम यहाँ पर 26 होगा, 1 जनवरी 2026, मतलब कि ये पहला तारीख है 2026 का फर्स्ट डे। तो इसमें 1 जनवरी 2026 आप जब देखिएगा वहां पर टेलीग्राम का जो पेज होगा उसमें, तो आपको इसका नोट्स उसी में पोस्टेड होगा, है ना। नोट्स हम इसका डाल दिए अभी, तुरंत डालें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हाँ सीएसआईआर नेट के लिए तो बता दिया। प्रैक्टिस शीट आपको उसी पीडीएफ को जैसे आप खोलिएगा तो उसके लास्ट में जब आप जाइएगा तो वहां पर आपको इस लेक्चर में हम जो भी पढ़ाएंगे उसका एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगा, जिसमें जो भी फॉर्मूलाज इसमें होगा, जो भी चीज़ है पहले वाले लेक्चर का भी, वो सारा कंपाइल करके न्यूमेरिकल्स है जो कि एग्जाम में आ सकता है, उससे बाहर और कुछ नहीं आएगा न्यूमेरिकल वाइज अगर हम बात करें तो। बाकी आपका क्योंकि बीएससी है तो बीएससी में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डेरिवेशंस भी आता है, तो वो तो खैर हो ही जाएगा। तो ये चैप्टर ठीक ठाक है, मतलब एग्जाम में तो आएगा ही, इससे सवाल ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए, लेकिन सीएसआईआर नेट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसलिए ज़्यादा सवाल भी करने से कोई फायदा नहीं। 10 सवाल के आसपास हमको लगता है आपको हम दिए पीडीएफ में, वो अगर आप लगा लेते हैं, ये लेक्चर में ही सवाल जो है उसको लगाने के बाद उसको लगा लेते हैं तो काम आपका बन जाएगा। लेक्चर में से हम 3 न्यूमेरिकल मैक्सिमम, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है बट कम से कम 3 करवाएंगे हम, है ना, मिनिमम 3 करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या करने वाले इस लेक्चर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको रिलेशंस रटवा भी देंगे, है ना। आप जैसे पिछले वाले लेक्चर में देखे होंगे कि हम जो मेरे पास गामा ईटा ये सब में से किसी एक के बीच में रिलेशन निकाले थे, बल्कि तो रिलेशन हम निकाल चुके थे। वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले गामा के और ईटा इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फिर सिग्मा ईटा और के बीच में निकालेंगे। सिग्मा आप जान रहे होगा ना, पॉइजन्स रेशियो, है ना। के आप जान रहे होगा बल्क मॉडुलस, गामा यंग्स मॉडुलस, इन तीनों के बीच में निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, पॉइजन्स रेशियो का ना आप एक वैल्यू पढ़ते हो कि पॉइजन्स रेशियो का ये वैल्यू होता है और इसी बीच में पॉइजन्स रेशियो लाई करता है। तो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है, जो आप बचपन 11th में भी पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है। फिर हम लोग ये वाला हमेशा आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला हमको लग रहा है, ठीक है। टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर और अ वायर, मतलब एक वायर को जब हम लोग ट्विस्ट करते हैं, उसमें टॉर्क लगा के जब उसको मरोड़ते हैं तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये टाउ बराबर सी फाई। तो ये वाला आपका एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। सी का मतलब है टॉर्शनल कांस्टेंट, जो कि आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपका जो 12th क्लास था उसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला टॉर्क का निकालेंगे हम लोग। और फिर हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से किसको मरोड़ने में ज़्यादा पावर लगता है और क्यों लगता है, रीजन के साथ। फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स कम से कम हम बताएं आपको 3 लेंगे कम से कम। उसके बाद फिर ये 2 टॉपिक जो बच रहा है, बेंडिंग ऑफ बीम, कैंटिलीवर, और ये एक और रिलेशन बिटवीन के गामा सिग्मा, ये जो 3 टॉपिक लास्ट का बच रहा है, इसको हम लोग थर्ड शॉट में कवर करेंगे। ये जो 3 टॉपिक है इस लेक्चर में नहीं होगा, ये थर्ड शॉट में कवर होगा और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा, मतलब कि अगर ये ठीक रहा, हम पूरा अगर कर ले, टाइम सपोर्ट करे अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक पूरा पढ़ा देंगे, पूरा कोशिश रहेगा मेरा न्यूमेरिकल्स तक करवा देने का। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ये रिलेशन बिटवीन गामा के एन ईटा, और आपको याद करने का भी एक तरीका बताएंगे। इनका फॉर्मूला सबका एक जैसा लगता है, तो याद कैसे करना है उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रात का बज रहा है 10:30 और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे कि हम लोग का पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन गामा गामा के एन ईटा, मतलब कि ये जो गामा है यानी कि यंग्स मॉडुलस, के जो है वो बल्क मॉडुलस, और ये जो ईटा है, ईटा को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर मॉडुलस। ईटा को शेयर मॉडुलस को, ईटा को हम लोग ईटा से भी लिखते हैं, या तो इसी को हम लोग जी से भी लिखते हैं। जी से लिखें चाहे ईटा से लिखें, दोनों का ही मतलब शेयर मॉडुलस होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये एज वी नो करके ये रिलेशन हम यूज कर रहे हैं। ये वाला रिलेशन हम आपको बता रहे हैं, ये जो हम रिलेशन यहाँ लिखे हैं के गामा और सिग्मा के बीच में, एज वी नो करके। एज वी नो मतलब जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं। तो ये वाला रिलेशन जो है ना, इसको हम आपको, ये भी एक तरह का रिलेशन हुआ आपका वेरियस, मतलब कि के गामा और सिग्मा के बीच में। तो ये वाला रिलेशन आपका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम प्रूफ करेंगे। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं कि गामा, के और ईटा के बीच में सिर्फ रिलेशन लेके आए, तो उसके लिए हम ये वाले का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, बस मान के चलिए कि 3 से 4 रिलेशन है, उससे ज्यादा रिलेशन नहीं है, उतना ही रिलेशन आपको रिमेंबर करना है। तो ये रिलेशन हम पहले से लिख लिए, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर यहां पर क्या किए, इसी इक्वेशन को थोड़ा और एडिट कर लिए। कैसे एडिट किए, यहां पर हम क्या किए, के को नीचे ले आए और ये 1 - 2 सिग्मा को ऊपर ले गए। तो 1 - 2 सिग्मा यहां आ गया, इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम फिर लिखे एज वी नो। ये कहां से आया सर, ये कैसे आया, ये वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन को भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। ये आप कहां किए, ये वाला इक्वेशन पिछले वाले लेक्चर में जो है उसमें हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं, तो वहीं से लिखे हैं एज वी नो। अब यहां पर हम क्या किए, ये डिनोमिनेटर को ऊपर भेज दिए, एन को नीचे ले आए, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको याद कैसे रहेगा कि ये दोनों इक्वेशंस हमको यूज करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है उसका। आप देखिए, इसको ऐसे याद रखिए कि 3 के यहां चला गया, मतलब हमको एक काम करते हैं, आपको यहां पर बताते हैं। देखिए रिलेशन आप कैसे याद रखिएगा, ये और ये दोनों। तो आप देखिए यहां पर ध्यान से, 3k इज इक्वल टू, 3k उधर चला गया, इनटू मेरे पास आ गया वहां पर गामा, वैसे ही रहेगा, गामा बाई 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, फिर इसको इधर भेज देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 3k 1 - 2 सिग्मा इक्वल्स टू गामा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था मेरा, ये भी गामा के इक्वल होता है। सिमिलरली आप ये वाला इक्वेशन में आप देखिए, यहां पर भी आपका हो जाएगा। यहां पर आप लिखिएगा गामा इक्वल्स टू, यहां से गामा निकालिएगा तो इसको इधर भेजिएगा, ईटा 2 + 2 सिग्मा। तो ये रिलेशन है। अब आप देखिए ध्यान से कि आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा, 2 को बाहर ले लेते हैं तो फिर सिमिलर दिखेगा, गामा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 + सिग्मा। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी गामा आ रहा है, यहां भी गामा आ रहा है, यानी कि ये दोनों रिलेशंस आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है आपस में, और आप यहां पर अगर k से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर आप प्लस कीजिएगा इससे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आप 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिग्मा से प्लस करना पड़ेगा, सिग्मा में प्लस का एडिशन लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर माइनस होता है ना इस रिलेशन में, लेकिन ये वाला रिलेशन में क्या होता है, ये वाला रिलेशन में प्लस होता है, क्योंकि यहां पर आप ये यहां भी गामा नहीं, यानी ये और ये आपस में इक्वल होगा। तो इसके लिए तो वैसे करके आप ये रिलेशन याद रख सकते हैं कि यहां पर भी गामा आता है और यहां पर भी गामा आता है, यहां भी गामा, यहां भी गामा, दोनों में ही मेरे पास हमको गामा मिलता है। तो अगर ये दोनों में गामा मिल रहा है और इसमें अगर यहां पर माइनस है और ये वाले में यहां पर प्लस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल तभी हो पाएगा जब यहां पर प्लस हम लोग करेंगे, तभी बराबर होगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं इसको, और सोच के याद कर सकते हैं। तो वापस हम लोग आते हैं, तो या फिर आप अपना भी कोई तरीका निकाल सकते हैं इसको। एक कॉमन चीज हो गया, गामा गामा दोनों में इस तरफ आता है, और इस तरफ थोड़ा सा सिमिलरिटी आ गया, तो वैसे करके आप याद इसको कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम क्या किए कि फर्स्ट इक्वेशन लिख लिए और ये थर्ड इक्वेशन, ये वाला एक रिलेशन था और ये वाला एक रिलेशन था, ये दोनों रिलेशन को यूज किया। हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर इक्वेशंस को, चलिए ठीक है ऐसे ही रन देते हैं जैसे नोट्स में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम कि आपस में ऐड कर देंगे। तो ये दोनों का जब हम ऐड करेंगे 2 और 3 को, तो 2 इक्वेशन का इस तरफ जो है उसको हम लिख दिए, और मेरे पास जो 3 इक्वेशन का इस तरफ है उसको हम लिख दिए। तो यानी LHS को आपस में ऐड कर दिए, और RHS को भी आपस में ऐड कर दिए। फिर यहां से आप देख सकते हैं कि ये 2 सिग्मा और ये कट जाएगा आपस में, इसको इससे ऐड किए और ये वाले को इससे, तो इस तरह से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गामा और गामा बाई ये सब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गामा चाह रहा था कॉमन, तो कॉमन लेके नीचे भेज दिए। अब हम क्या किए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किए। तो जब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा। तो 3 3 कटने के बाद k और n का एलसीएम kn हो जाएगा, और फिर ये n यहाँ चला जाएगा, और उसके बाद एन यहाँ चला जाएगा, 3k का एलसीएम हम ले लिए, बस एलसीएम लिए यहाँ पर और कुछ नहीं किए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या किए, जो के ईटा था उसको इस तरफ भेज दिया, गामा को उस तरफ भेज दिया। तो आप देख सकते हैं वैसे हम सिंप्लीफाई कर दिए। तो यहाँ से गामा कितना आ रहा है, फिर यहाँ से इस वाले को हम डिनोमिनेटर में भेज दिए, तो गामा कितना आ रहा है, 9k ईटा बाई n + 3k। ये आपका गामा का रिलेशन हो गया, जहां पर k का मतलब हम बता चुके हैं बल्क मॉडुलस है, ईटा शेयर मॉडुलस है, और गामा है यंग्स मॉडुलस। तो ये 2 रिलेशन आपको बेसिकली याद रखना है, तब जाके होगा। इवन अभी आगे जाके भी हम एक रिलेशन निकालेंगे इन दोनों की मदद से, तो वहां भी आपको ये अगर याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट रिलेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं गाइस अगला टॉपिक, जिसमें कि आप लोग का थर्ड टॉपिक है वो चल रहा है, फोर्थ टॉपिक हम इधर लिखे हैं, ठीक है। गाइज नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्या है अपना टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम लोग का जो था, रिलेशन बिटवीन सिग्मा ईटा एंड के। जैसे जैसे हम आपको लिखवाए थे उसमें आपका जो हम दिए हैं आपको प्रोवाइड जैसे किए हैं, जैसे जैसे उसमें हम लिखवाए थे वैसे ही यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमको लिखे हम यहाँ पर एज वी नो, कि हम लोग जैसे कि पता है ये वाला रिलेशन अभी जस्ट जो आपको याद हम करने के लिए बोले थे, गामा इक्वल टू 3k1 - सिग्मा, और एक और होता है गामा इक्वल टू 2η1 + सिग्मा, है ना। तो ये दोनों रिलेशन आपको हम याद करने का तरीका बता दिए हैं। देखिए इसमें भी गामा आ रहा है, इसमें भी गामा आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा। तो ये जो रिलेशन हमको करना है उसमें भी यही रिलेशन यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन मतलब आप देख लीजिएगा एग्जाम में ना कौन सा लिखा हुआ है, किन तीनों के बीच में रिलेशन निकालने बोल रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको डेरिवेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये गामा गामा इक्वल है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कंपेयरिंग 1 और 2 जब हम किए तो दोनों आपस में कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो जैसे ही दोनों बराबर आया तो आप यहाँ पर देखिए 3k को हम अंदर भेज दिए और इसको भी अंदर भेज दिए, तो 3 और ये मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बाकी ये 3k यहाँ भी चला जाएगा। बाकी ये 2 ईटा को यहाँ और यहाँ दोनों में अंदर भेज दिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर जो जो था उसको हम वैसे ही लिख दिए। अच्छा, उसके बाद आप देखिए हम क्या किए कि ये जो 2 ईटा वाला टर्म था उसको इधर ले आए, और ये जो 6 सिग्मा k था उसको हम उस तरफ ले गए। तो जब इसको हम इस तरफ ले गए, जब हम इसको इस तरफ ले गए, जब हम इसको इस तरफ ले गए, तो ये वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये 2 ईटा इधर आकर के क्या हो गया, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। फिर आप देख सकते हैं कि वैसे ही हम सब रिलेशन लिख दिए। सिग्मा यहाँ पर कॉमन था तो सिग्मा हम कॉमन ले लिए, जानबूझ के इधर उधर किए ताकि सिग्मा को कॉमन ले सके। फिर सिग्मा इक्वल टू यहाँ से आ गया 3k - 2 ईटा 6k + 2 ईटा। तो ये आपका हो गया रिलेशन। तो अगर आपको बोलेगा कि सिग्मा ईटा और के ये तीनों दिखना चाहिए, तो देखिए सिग्मा ईटा और के ये तीनों इस रिलेशन में दिख रहा है। अगर ये लिखा है तब आप ये वाला डेरिवेशन कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज आप चाहें तो अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं कि एज वी नो फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड सिग्मा को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, वी हैव दिस रिलेशन। फिर आप लिखिएगा एज वी ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो एंड यंग्स मॉडुलस कोएफिशिएंट ऑफ, ये इसको हम लोग रिजिडिटी मॉडुलस बोलते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस, और ये सिग्मा को आप बोलिएगा पॉइजन्स रेशियो, वी हैव। तो ऐसे करके आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, और बाकी ऐसे ही छोटा सा प्रूफ होगा इसका। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ये दो रिलेशंस जो था वो आपको हम डिराइव कर दिए। अगला टॉपिक क्या होगा, हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक में, वही जो आपको हम बताए थे कि थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो। मतलब ये जो पॉइजन्स रेशियो है जिसको हम लोग सिग्मा से लिख रहे हैं, पॉइजन्स रेशियो आपको हम लेक्चर 1 में यानी कि फर्स्ट शॉर्ट में पढ़ा दिए थे कि पॉइजन्स रेशियो का मतलब होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपका उसका फॉर्मूला होता है। माइनस भी एक यहाँ पर हम लोग लगाते हैं क्योंकि ये चेंज इन डायमीटर जनरली नेगेटिव आता है, जरूरी नहीं है। अगर हम लोग उसको वायर को ऐसे चिपटा देंगे, ऐसे चिपटा कर देंगे तो चेंज इन डायमीटर पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जनरली यहाँ पर माइनस बुक्स में लगाता है। तो वही वाले सिग्मा के बारे में हम लोग बात करने वाले। सिग्मा आपको पता होगा कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर वाला जो टर्म है इसमें डायमीटर और लेंथ कट करके ये यूनिटलेस होता है सिग्मा। तो ये सिग्मा का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे प्रैक्टिकल मटेरियल्स में जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो 0.2 या फिर 0.4 होता है। यही दो वैल्यूज जो प्रैक्टिकल मेरे पास जितना भी मटेरियल्स होता है अवेलेबल, जिसमें मतलब कि जिसको जैसे मेटल्स जो भी है जिसपे हम लोग खींचाव या दबाव कर सकते हैं, तो उनका सिग्मा जनरली इतना होता है, 0.2 या 0.4 ऐसा ही होगा। लेकिन हम लोग अभी क्या करना चाहते हैं ना, जो रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो रिलेशन हम लोग, आप कभी ये सोचेंगे ये सब हम लोग रिलेशन निकालते क्यों हैं, ताकि इस रिलेशन से ये जो सिग्मा वगैरह है इनका एक वैल्यूज को सोच सके। तो अभी हम लोग जो ये जो रिलेशन निकाले हैं, ये दोनों रिलेशन या ये रिलेशन, इनमें से किसी का भी यूज करके सिग्मा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, उसको हम लोग निकालने वाले हैं। तो आइए निकालते हैं। तो यहां पर हम क्या किए, पहले ये जो दोनों को हम इक्वल किए थे उन दोनों को लिख लिए। मतलब आप देखिए कि ये दोनों रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिलेशन को हम लोग लिख लिए। अब यहां से हम लोग कोशिश करेंगे सिग्मा का वैल्यू मैथमेटिकली जानने का कि क्या होता है। ये तो होता है प्रैक्टिकल मटेरियल्स में, बट अगर कभी आ गया कि सिग्मा का वैल्यूज जो होता है वो ऐसे एग्जाम में लिखेगा कि प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन 0.5 एंड -1। मतलब 0.5 और -1 के बीच में सिग्मा का वैल्यू लाई करता है, प्रूफ कीजिए। तो यहां पर हम प्रूफ कर दिए हैं, अब आपको हम प्रूफ एक बार बताते हैं स्टार्टिंग से। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए पहले हम लिखे कि जैसा कि हमको पहले से पता है कि ये रिलेशन होता है, दोनों इक्वल होता है आपस में। उसके बाद हम लिखे कि यहां पर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के और ईटा, आपको पता होगा के मतलब होता है बल्क मॉडुलस,
और जो ईटा होता है उसका मतलब होता है कि ईटा का हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, दोनों इसका नाम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। ये सब फर्स्ट शॉर्ट में बता दिया गया है। तो ईटा का मतलब होता है किसी भी चीज को कितना घसकाए हैं, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। बल्क मॉडुलस भी हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए भी हम लोग एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव क्वांटिटीज होता है। वही हम लिख दिए यहाँ पर कि जैसा कि हमको पहले से पता है कि ये दोनों क्वांटिटीज के और ईटा पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, वो लोग तो नेगेटिव होगा नहीं। फिर आगे हम लिखे अगर हम ऐसा मान ले इफ वी कंसीडर कि सिग्मा पॉजिटिव होता है, अगर ऐसा मान ले, तो अगर हम सिग्मा को पॉजिटिव मानेंगे तो ये पॉजिटिव है, यहां पर +1, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका RHS है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा, क्योंकि हम सिग्मा को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यानी ये RHS वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो वही हम लिखे, सो इफ वी कंसीडर ऑफ द इक्वेशन स्टार इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो वही लिखे द RHS ऑफ द इक्वेशन स्टार, इसको स्टार इक्वेशन माने, वो पॉजिटिव है, तो LHS भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब कि अगर यहां पर +1 आंसर आ रहा है तो यहां भी +1 आना चाहिए, तभी तो ये दोनों बराबर आएगा। अगर इधर आ गया +1 इधर -1 तो क्या बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर हम सिग्मा को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये वाला अगर पूरा टर्म पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ये सिंपल सा मैथ्स का नियम है जो कि आप बचपन जूनियर क्लासेस 10th क्लास में 9th क्लास में सीखते हैं, उसी बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो अभी हम क्या किए कि अगर इसको अब कंडीशन क्या है कि इसको पॉजिटिव होना ही होना है, तो उस लॉजिक से हम क्या बोल रहे हैं कि भैया इसका तो ठीक है के पॉजिटिव है, 3 तो पॉजिटिव है ही, बच गया ये वाला। तो अगर ये वाले टर्म को पॉजिटिव करना है तो इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है 1 - 2 सिग्मा, इसको हम 0 से बड़ा कर दिए, क्योंकि इसको पॉजिटिव तो करना ही करना था, उस वजह से इसको 0 से बड़ा कर दिए। क्योंकि भाई ये वाला टर्म में के तो पॉजिटिव है ही, ये वाला को पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा, तभी इधर वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो यहां से हम क्या किए, इसको उठा के 0 से बड़ा कर दिए, क्योंकि पॉजिटिव करना है। अब ये जब इस तरफ चला जाएगा तो -2 सिग्मा इधर जाके हो जाएगा +2। अब ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। तो यहां से क्या दिख रहा है कि जो सिग्मा है, सिग्मा वो 0.5 से छोटा है, सिग्मा 0.5 से छोटा है। इसका मतलब सिग्मा देखिए, आपको हम प्रैक्टिकल वैल्यूज बताए थे, सिग्मा का 0.5 से छोटा आ रहा है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि के और ईटा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर के और ईटा हमेशा पॉजिटिव है और अगर ऐसा मान ले कि सिग्मा पॉजिटिव है तो ऐसा आया। अब क्या है ना कि सिग्मा नेगेटिव वैल्यूज भी लेता है, तो अब एक बार हम ये मान के देखेंगे, एक बार तो हम पॉजिटिव मान के सिग्मा को देखेंगे कि भाई उसका वैल्यू अच्छा सिग्मा पॉजिटिव तो अच्छा, सिग्मा पॉजिटिव होता है, लेकिन सिग्मा पॉजिटिव हो जब भी होता है तो वो 0.5 से कम ही होगा। मतलब मैक्स टू मैक्स वो 0.4 0.425 इस तरह से जाएगा, कभी भी सिग्मा 0.6 से नहीं आएगा। पॉजिटिव होता है सिग्मा, आ भी रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार सिग्मा को नेगेटिव मान के देखेंगे और तब हम देखेंगे सिग्मा अगर नेगेटिव वैल्यूज लेता है तो उसका लिमिट क्या है, कहां तक नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है। तो अब हम ले रहे हैं नाउ अगर हम ये मान ले कि सिग्मा नेगेटिव है तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम सिग्मा को नेगेटिव मान लेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस बार बात उल्टा पड़ जाएगा, इस बार ये जो LHS वाला टर्म है ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम सिग्मा को इस बार नेगेटिव मान रहे हैं। तो अगर नेगेटिव मानेंगे तो ये सिग्मा नेगेटिव है और यहां भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वही लिखे देन द LHS इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो LHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो LHS को पॉजिटिव करने के लिए ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, पहले ही बता दिए थे फर्स्ट लाइन में। इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाले को पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1 + सिग्मा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस तरफ वाला टर्म पॉजिटिव आ रहा है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके लिए ये वाले टर्म को 0 से बड़ा होना चाहिए। बाकी इसका तो कंडीशन नहीं है, वैसा ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, हम जान ही रहे हैं, तो हम वही कंडीशन यहां लगाए। फिर ये 1 को इधर हम भेज दिए तो -1 आ गया। तो इससे ये दिख रहा है कि जो सिग्मा है वो -1 से बड़ा है, मतलब सिग्मा नेगेटिव वैल्यू तो लेगा, -0.56 ये वैल्यू आएगा उसका, -0.5 ये भी आएगा, लेकिन सिग्मा का वैल्यू -2 नहीं आएगा, क्योंकि जो सिग्मा है उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो सिग्मा का देखिए क्या आ गया, सिग्मा जो है 0.5 यानी कि 1/2 से छोटा होगा, 0.5 से छोटा, और -1 से बड़ा होगा, -1 से नीचे और नहीं जाएगा, -2 -3 -4 ये सब नहीं आएगा। मतलब सिग्मा नेगेटिव तो हो सकता है, इसका मतलब है -1 से बड़ा होगा ना, तो -1 से बड़ा 0 थोड़ी आएंगे हम लोग, -1 के बाद वो सब भी तो आएगा, -0.56
-0.5 -0.2, तो सिग्मा नेगेटिव वैल्यूज लेगा लेकिन -1 से छोटा नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा, और -1 भी नहीं होगा। मतलब सिग्मा ऑलवेज ग्रेटर देन -1, और पॉजिटिव भी होता है सिग्मा बट 0.5 से छोटा। तो प्रैक्टिकल वैल्यू सिग्मा का ये सब होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट, और आगे बढ़ के हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना, ठीक है। इसमें एक छोटा सा चीज और बच गया, उसको बताते थे, नेक्स्ट पेज में बता देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद आप देखिए आगे, ये जो मेरे पास है नोट करके जो लिखा हुआ है, नोट करके इसमें हम एक बहुत ही गजब चीज़ बताए हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, जहाँ तक पढ़े तो उसके बाद आगे इधर कंटिन्यू है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोग को मालूम चला है कि जो सिग्मा का वैल्यू है वो मतलब जो सिग्मा का वैल्यू है, अगर हम लोग जैसा कि देख चुके हैं अभी कि कि जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो या तो 1/2 जो होता है उससे छोटा होता है, या तो आपका जो -1 होता है उससे बड़ा होता है। ये हम लोग अभी यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जैसे एक चीज़ यहाँ पर कि जैसे अगर हम ये लेके चलें कि सिग्मा का वैल्यू 1/2 है, मान लेते हैं अगर सपोज ऐसा हो गया कि सिग्मा का वैल्यू 1/2 है, तो सिग्मा का वैल्यू 1/2 अगर हम लोग ले लें किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर 1/2 उसको डालेंगे, तो 1/2 डालेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो ये 1 से 1 माइनस होकर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर गामा/3 के किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब ये जो रिलेशन हम लोग पहले था उसी से ये वाला चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये बाई ये 0 आ रहा है, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि ये वाला चीज 0 कब आता है, जब मेरा ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है k, जब ये k का वैल्यू मेरे पास इन्फानाइट होगा तभी मेरे पास क्या होगा, ये 0 आएगा। क्योंकि गामा को इन्फिनिटी से, किसी भी चीज को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तभी आंसर 0 मिलता है। तो उसी से हम कंक्लूड किए कि k का वैल्यू पक्का इन्फिनिटी रहा होगा। और k का मतलब होता है बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस के बारे में तब हम लोग बात करते हैं जब किसी सब्सटेंस को हम लोग कंप्रेस करते हैं, जब कंप्रेशन करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसमें हम लोग बात करते हैं बल्क मॉडुलस का। या तो कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को कम करते हैं, या तो खींच करके उसका वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तभी हम लोग के बारे में बात करते हैं। और के का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, चेंज इन मतलब कि फोर्स बाई एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, इस तरह से होता है। तो ये जो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम है, जब ये चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तभी मेरे पास जो k का वैल्यू है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तभी मेरे पास k का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट। और चेंज इन वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब सब्सटेंस को हम दबा ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम कंप्रेस ना कर पाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसको हम कंप्रेस ही ना कर पाए, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, एकदम मतलब हो ही नहीं सकता है ऐसा। जितना भी सब्सटेंसेस है जनरली सब सब्सटेंसेस कैसा होता है, रिजिड होता है। तो रिजिड होने के रिजिड होता है बट परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। अगर परफेक्टली रिजिड होता तो उसको हम लोग क्या कर, अगर परफेक्टली रिजिड होता तो कंप्रेस नहीं कर पाते। परफेक्टली रिजिड सब्सटेंसेस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अगर किसी भी चीज पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस होगा ही होगा। इसलिए के कभी भी इन्फिनिटी रियल लाइफ में नहीं हो सकता है, आइडियल लाइफ में के इन्फिनिटी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 0.5। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम वो बात आपको तभी बता रहे थे कि जो सिग्मा का वैल्यू है वो 0.5 और -1 के बीच में लाई करता है। 0.4, 0.2 या फिर 0.5 को अप्रोच करता हुआ हो सकता है सिग्मा का वैल्यू, मतलब सिग्मा मतलब पॉइजन्स रेशियो का। लेकिन अगर 1/2 एग्जैक्ट हो गया तो हम लोग को ऐसा कोई गजब सा रिजल्ट मिलेगा कि जो सब्सटेंस है वो कंप्रेस ही नहीं हो सकता, दब ही नहीं सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कंप्रेस नहीं हो सकता है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। और के इन्फिनिटी होने का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम 0, और ऐसा नहीं हो सकता है किसी सब्सटेंस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम उसका चेंज होना है। इसीलिए 0.5 जो वैल्यू होता है वो जनरली मटेरियल्स नहीं लेता है, ठीक है, उसके आसपास पहुंचता है। तो इसलिए हम ये वाला आपको बताए थे, बाकी हम आपको 1/2 लेके बता दिए कि क्या गजब सा चीज मिल रहा है। तो ये आइडियलिस्टिक केस में पॉसिबल है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि सिग्मा 1/2 के इक्वल है तो ये फिर कैसा केस हो गया, आइडियलाइज्ड, है ना, आइडियल केस हो गया। आइडियल केस में ही सिग्मा 1/2 के इक्वल होगा, है ना। आइडियल केस मतलब नकली, जो हो नहीं सकता है, मतलब सोच के देख रहे हैं कि क्या पता वैसा हो, उस तरह का। तो हम लोग अब आते हैं अगले टॉपिक पे, टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इसका जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। बोलिएगा सर इसमें हम याद क्या रखें सर, कि सिग्मा 1/2 के इक्वल होता है कि नहीं होता है सर, क्या करें, मतलब क्या बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। तो 0.5 हो सकता है आइडियल मटेरियल्स के लिए। अगर पूछेगा रियलिस्टिक मटेरियल्स के लिए तो 0.2 और 0.4, या तो अगर पूछेगा मतलब रियल मटेरियल्स के लिए पूछेगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो आपको हम रिलेशन बता रहे हैं वही वाला वैलिड होगा। तो ये वाला किन मटेरियल्स के होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाला रिलेशन वैलिड होगा।
प्रैक्टिकल सिचुएशन में कि सिग्मा 1/2 से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर। और -1 से तो खैर बड़ा होगा ही। चलिए वापस आते हैं। तो टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर और वायर, ये क्या है, पहले ये टॉपिक को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग के पास ये पूरा जुगाड़ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये बढ़िया ठंडा में उड़ने के लिए, तो इसमें देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि इसको अगर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, और ये वाला पार्ट को फिक्स करके, ये वाला पार्ट को फिक्स करके, और इसका बॉटम वाला पार्ट को फ्री रख के और उसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट को कुछ नहीं होने दे रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट को फिक्स करके नीचे वाला पार्ट को घुमा रहे हैं, तो घुमाने से इसमें एक ट्विस्ट पैदा होगा। तो ये ट्विस्ट तो हम किसी वायर में भी पैदा कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो वायर होता है, वायर वायर जो है, ये देखिए ये वायर, ये भी एक तरह का सिलेंडर है ना, वायर भी एक तरह का सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो वही हेडिंग हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है, टॉर्शन। टॉर्शन मतलब कि एक ट्विस्ट हम पैदा करेंगे। ट्विस्ट पैदा करने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है। टॉर्क लगाना पड़ेगा ना, ऐसे करके ऐसे हम फोर्स लगाएंगे। देखिए जैसे कि ये वाला है, तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से घुमा रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको घुमा रहे हैं, मतलब इस पे ऐसे एक फोर्स लगा रहे हैं इस फिक्स एक्सिस के अबाउट, है ना, तभी इसमें ट्विस्ट पैदा हो रहा है। तो यानी कि इसमें ट्विस्ट पैदा हो रहा है, घूम रहा है ये, इसलिए इसमें हम टॉर्क का बात करेंगे। तो एग्जाम में क्या बोलता है कि आप जब इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव करने बोलता है इसका। तो वही अभी हम लोग करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला आपको तो हम लिख ही दिए थे ऐसे। फॉर्मूला होता है टाउ बराबर C∅, यही वाला, जहां पर C मटेरियल डिपेंडेंट है, इसको टॉर्शन कांस्टेंट बोलते हैं, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फाई का मतलब है कितना आप घुमाए हैं, कितना ट्विस्ट किए हैं इसको, कितना घुमा दिए हैं, उसको बोलते हैं फाई। ठीक है, और टाउ का मतलब वही जो आप टॉर्क लगा रहे हैं उसी को हम टाउ लिख रहे हैं। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फटाफट पहले ये डायग्राम को समझ लेते हैं, जो कि बहुत इजी है, समझ में आपको आएगा। देखिए ये सिलेंडर है मेरे पास, और इसके अंदर क्या किया ना, अंदर में आपको कुछ दिख रहा होगा, ये सॉलिड सिलेंडर है। असल में कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर का केस लेके हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हम इमेजिन किए हैं कि यहाँ पर ये ढेर सारा शेल से मिलके बना होगा, मतलब ढेर सारा पतला पतला सिलेंडर से मिलके बना होगा। मतलब इस तरह का कुछ ढेर सारा सिलेंडर होगा इसके अंदर, जिससे ये कंबाइन होकर बना होगा। मतलब इस तरह का ढेर सारा सिलेंडर ऐसे 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 सब कंबाइन किया होगा, तब जाके ये पूरा सॉलिड सिलेंडर बना होगा। सॉलिड सिलेंडर बोलने का मतलब ये खोखला नहीं है, अंदर में पूरा मास भरा हुआ है। तो हम क्या किए ना, अंदर में एक पतला सा सिलेंडर कंसिडर किए। तो ये पतला सा सिलेंडर जो हम माने हैं, इसका थिकनेस को हम मान लिए dx, पतला सा छोटा सा सिलेंडर माने हैं, तो उसका थिकनेस हम dx मान लिए। और ये जो सिलेंडर में अंदर में माने हैं, इसका रेडियस को हम मान लिए x, इसका रेडियस कितना मान लिए x। और ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर, उसका रेडियस को हम माने हैं स्मॉल r, सेंटर से रेडियस नाप रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जब इसको हम घुमाए, जब इसको हम ट्विस्ट किए, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि इसका ये वाला जो एंड है, ये थीटा एंगल घसक गया। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में ठीक से देखिए। देखिए जब इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इसका ये वाला एंड तो फिक्स्ड है, लेकिन ये नीचे वाला एंड क्या है, मूवेबल है। तो नीचे वाला एंड कितना घुमा है उसको हम दिखाए हैं फाई से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना छोटा सा एंगल फाई, आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं। इसको ओ डैश मान लीजिए, ये वाला पॉइंट को यहाँ ओ मार्क किया, यहाँ ए मार्क किया, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी डैश, इसको बाहर निकाल लीजिए। आपको दिख रहा होगा ना, ये लाइन ब्लू से दिखाते हैं। चलिए ये आपको हम 3D में दिखाने की कोशिश किए हैं, ब्लू वाला। देखिए एक सेकंड, स्टार्टिंग में क्या था ना कि जब ये ट्विस्टेड नहीं था, जब ये एक भी ट्विस्टेड नहीं था, तो ट्विस्टेड जब ये नहीं था तो ये इस पोजीशन में था। देखिए ये वाला आपको लाइन दिख रहा होगा, ये वाला लाइन, ये बी वाला आपको लाइन दिख रहा है, ये ए बी, तो ये ए बी पोजीशन में था। अब जैसे ही इसको हम ट्विस्ट किए, घुमा दिए सिलेंडर को, ऊपर फिक्स करके नीचे को फ्री रखे ताकि घूम सके, तो ये कितना एंगल, थीटा एंगल, देखिए ट्विस्ट हो गया, घूम गया थीटा एंगल, है ना, थीटा एंगल घूम गया। तो ये कितना एंगल घुमा है, थीटा। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो फाई एंगल घुमा है, नीचे वाला हिस्सा जो आगे घसक गया है वो फाई एंगल आगे घसका है। तो ये बी था, तो इसको बी डैश नाम दे दिए। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट तो घसक नहीं रहा, इसको तो फिक्स रखे हैं, इसीलिए इसका जो नाम है वो हम ए ही रहने दिए, ए डैश इसको नहीं किए। और बाकी किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ओ डैश एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। तो ये इस तरह का कुछ है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बॉटम इसका इस तरह का है, बी डैश, और ये ओ है ना, ओ बी डैश बी, ये बॉटम वाला, और यहां पर एंगल हम मार्क किए फाई, उसी को यहां पर दिखाएं। नोट्स में आपको इसका लैंग्वेज, हम बता रहे थे आपको, इसका जो डेरिवेशन है इसका, अगर आप बिना लैंग्वेज का इसको करिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, नोट्स को कायदे से वहां से आपको पीडीएफ लेना पड़ेगा। इसका 1 जनवरी 2026 करके इसका पीडीएफ है, आप ठीक से खोजिए। टॉपिक भी लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी सेकंड शॉट, ये लिखा हुआ है, पीडीएफ का नाम भी लिखा हुआ है। और आप पीडीएफ खोलिएगा तो आपको इसमें इसका लैंग्वेज मिलेगा। लैंग्वेज हम यहाँ नहीं लिखवा सकते, बहुत लंबा है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, टेलीग्राम में खोजना पड़ेगा। नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट का 100% जवाब देंगे, 100% जवाब देंगे, कमेंट का जवाब देंगे। टेलीग्राम चैनल नहीं है मिलेगा तो हम लिंक डाल देंगे उसका, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए हम लिंक डाल ही देंगे, लिंक ही से क्लिक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो हम क्या किए, जो नीचे वाला पार्ट था इसका डायग्राम बना लिया। फिर अब ये जो सामने वाला पार्ट है जो कि ऐसे शिफ्ट किया है थीटा एंगल, इसको थीटा से दिखाया है, सामने वाला हिस्सा जो घस का है, एक्स आप जान रहे हैं ना, ये जो हम माने सिलेंडर उसका रेडियस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये सामने वाला हिस्सा को दिखाते हैं, देखिए कुछ इस तरह का है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट बी डैश है, और ये थीटा एंगल शिफ्ट किया है और यहां पर इस तरह से लाइन है, क्लियर। तो ये दो आपको फिगर्स दिख रहा होगा, एक नीचे वाला है, एक ये ऊपर वाला है, क्लियर। तो हम क्या किए ना, अब यहां से डेरिवेशंस देखिए, ये क्या दिखाया हम ऐसे ऐसे करके दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसे इसको रोटेट कर रहे हैं। तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है टेंजेंशियल, और एक फोर्स ऐसे अंदर लग रहा है जो कि इसको ऐसे रोटेट कर देगा, तो उसी को हम दिखाए हैं, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वीडियो, बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है, अरे एकदम जबरदस्त रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो हम लोग था, कौन सा वाला था, एक सेकंड, हाँ, आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये ऊपर वाला पॉइंट, और ये बी है, ये बी डैश है। तो आप देखिए एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला आप ये पढ़े होंगे बेसिक सा, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला बेसिक सा पढ़े होंगे। तो आप देखिए ये जो थीटा एंगल अगर हम निकालेंगे तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, तो थीटा के सामने ये वाला क्या हो जाएगा, आर्क, देखिए थीटा है उसके सामने ये आर्क हो जाएगा, तो आर्क अपॉन रेडियस। अब रेडियस कौन सा होगा, तो आप एक काम कीजिए ना, इसको सेंटर मान के कैसे सर्कल सोच लीजिए दिमाग में, इसको सेंटर मान के कैसे सर्कल सोच लीजिए, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा है कितना, ये वाला ए बी है लेंथ, या फिर ए बी है तो ए डैश बी डैश। तो हम क्या किए, ये जो ए बी लिख दिया इसके जगह पे, नहीं समझे, मतलब एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क, आर्क मतलब कि थीटा के जस्ट सामने वाला, इसको आर्क बोलेंगे। चलिए यहीं हम कर देते, देखिए इस तरह से, इस तरह से आर्क है, ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है, ठीक है, वही वाला फिगर बना दिए। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है, थीटा के जस्ट सामने वाला, तो इसको लिखेंगे आर्क को बी बी डैश अपॉन रेडियस, रेडियस ये हो जाएगा, ए बी मान लीजिए, ए बी को रेडियस मान लीजिए, है ना। इसको पूरा एक सर्कल इमेजिन कर लीजिए इस तरह से, सेंटर इसको मान करके, और एक सर्कल इमेजिन कर लीजिए इस तरह से। तो सर्कल अगर इसको इमेजिन करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा उस सर्कल का, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ए बी को हम लिख दिए रेडियस। अच्छा, तो यहाँ पर ये ए बी है कितना, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो ये जो ए बी है ये एग्जैक्टली इस सिलेंडर के लेंथ के इक्वल है। तो यानी कि जो ए बी है उसको हम लेंथ लिख सकते हैं सिलेंडर का, थीटा इक्वल्स टू बी बी डैश। तो बी बी डैश हम निकाल रहे हैं, और ये ए बी किसके इक्वल है, सिलेंडर का लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ से बी बी डैश कितना आ जाएगा, थीटा इंटू एल। तो ये हम आपका देखिए बी बी डैश का वैल्यू निकाल लिए, और उसी को हम यहाँ पर देखिए क्या माने हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे का डेरिवेशन हम करके दिखाते हैं आपको हम, ठीक है, फटाफट। कुछ लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहे कि ये वाला हम मिटाने वाले हैं, क्योंकि ये वाला चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहें, ये दो फोटो भी, ये नीचे वाला का बनाए हैं, ये ऊपर वाला का बनाए हैं, ये सामने वाला का यहाँ बना दिए, ये नीचे वाला को यहाँ बना दिए, दोनों नोट्स में भी ऐसे ही बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, फिर प्रिंट कराना चाहिए नोट्स। हाँ, तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं आगे हम लोग को क्या क्या है, आगे हम लोग का यहाँ पर ये वाला तो हम समझा दिए थे आपको, ये वाला तो पूरा हो गया था। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन था, यहाँ ये वाला जो था ये भी हो गया था, मतलब ये थीटा के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। ये कैसे आता है वो हम समझा दिए आपको, अगर आपको नहीं आया है तो आप पीछे रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए कि ये वाला जो एंगल नीचे में बन रहा है फाई, ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसको हम नीचे वाले फिगर को जो कि यहाँ बनाए हैं इस फाई को हम निकालने वाले हैं, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सेम कॉन्सेप्ट होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि ये फाई भी एक एंगल है, और इसी फाई को हम लोग ट्विस्टिंग एंगल बोलते हैं, कितना वो ट्विस्ट हुआ है उसी को हम लोग फाई यहाँ पर बोलते हैं। तो ये वाला एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वही एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आर्क है वो कौन है, बी बी डैश, थीटा के सामने वाला, और ये रेडियस है, तो वही हम लिखे आर्क अपॉन में रेडियस। उसके बाद यहां से अगर हम निकालेंगे बी बी डैश, तो बी बी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ओ ओ डैश बी बी डैश को यहां भेज देंगे, तो वो भेज के हम लिख दिए ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डैश। ओ डैश बी डैश क्या है, एक्स है भाई, ओ डैश बी डैश क्या है, एक्स है। एक्स क्यों है, क्योंकि ये जो छोटा वाला हम सिलेंडर माने हैं, एज्यूम किए हैं, उसी का रेडियस है, तो यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स, और इसको भी आप क्या मान सकते हैं, एक्स। तो हम वही यहां पर लिख दिए, एक्स लिख दिए उसको, क्लियर। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2। तो यहां से आप देखिए ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, तो आप देखिए यहां भी बी बी डैश था और यहां भी बी बी डैश है, तो यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, तो ये दोनों को बराबर कर दिए। फिर यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे, यानी कि ये वाला थीटा वाला, तो ये निकलेगा, तो 5x अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है, यहां तक हम निकाल लिए। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसे लगा रहे हैं, ये जो सिलेंडर है इस पे ऐसे टेंजेंट के जैसा फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स के लिए हम लोग टेंजेंशियल
स्ट्रेस का बात करते हैं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो हमेशा वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लिख दिए फोर्स अपॉन में एरिया, तो टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि बात हम जो कर रहे हैं, डेरिवेशन जो हो रहा है उसमें ये जो शेल है, शेल पे ही सारा कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं। तो ये जो हम फोर्स लेंगे वो शेल पे लेंगे, और ये जो एरिया लेंगे वो ये सिलिंड्रिकल सेल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया CS है उस पे फोर्स लग रहा है। तो उसी को हम लिख दिए 2πx dx। dx इसका थिकनेस है, x क्या है, x इसका रेडियस है, ठीक है। ये एरिया हम लिख दिया इसका, क्योंकि इसका टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला हिस्सा उस पे नहीं लग रहा है, इसका सिर्फ CSA पे लग रहा है, कर्व्ड सरफेस। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। उसके बाद हम क्या किए, यहां से ईटा निकाले। तो ईटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये आपका ईटा का फॉर्मूला यहां तक क्लियर है ना, सिग्मा टेंजेंशियल तक। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या माने, 4th इक्वेशन इसको माने। उसके बाद देखिए यहां पर से आपका ईटा का फॉर्मूला है, ईटा का फॉर्मूला लिखे टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये ईटा का फॉर्मूला लिख दिए। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई 2πx dx। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे आ गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस अभी निकाले थे हम, उसी को डाल दिए। शियर स्ट्रेन का मतलब कितना ट्विस्टिंग एंगल है, तो शियर स्ट्रेन को हम डाल दिए थीटा, ठीक है। थीटा मतलब ये वाला एंगल, कितना ये इधर गया है, कितना इसका जो शेप साइज है उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है, उसको थीटा बोलते हैं, कितना भसका है, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर थीटा लिख दिए। फिर हम क्या किए, ये थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, और ये ईटा इधर चले आ रहा है, तो ये थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर थीटा जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, f/2πx dx थीटा। तो ये पूरा टर्म को हम इस n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा अकेले f, तो ये f फोर्स यहाँ पर बच गया। क्लियर 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 क्लियर। अब ये जो F फोर्स है ये सिर्फ इस शेल के ऊपर है, सिर्फ ये शेल वाला पार्ट के ऊपर F फोर्स है ना। तो उसी को हम यहां लिख दिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया इसको 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर को ट्विस्ट करने में कितना हमको टॉर्क लगाना पड़ा, ये तो फोर्स निकल गया। अब इसी फोर्स की वजह से हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे, टोटल टॉर्क। पहले क्या करेंगे कि इस सिलिंड्रिकल शेल पे कितना टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर टोटल टॉर्क, ये इसका ऐसे ये एक ही शेल है ना, ऐसा ऐसा ढेर सारा शेल से मिलकर ये बड़ा वाला सिलेंडर बना है। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए इंटीग्रेट, अगर टोटल टॉर्क इस पे निकालना पड़ेगा, पहले इस पे टॉर्क हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फोर्स निकाले किस पे निकाले, ये वाले सिलेंडर पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला को, ये जो फोर्स का आया है इसमें टॉर्क यूज करेंगे। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो उसको यूज करके फिर क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर के लिए टोटल टॉर्क निकाल लेंगे और फिर मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये फोर्स वगैरह जो भी आया है ये सिलिंड्रिकल शेल जो हम काटे हैं उसके लिए आया है। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही वाला जो चीज आपको हम समझा रहे थे, वही वाला चीज यहां पर लिखा हुआ है, आगे वाला जो बात है, आगे का बात यहां पर लिखा हुआ है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर हम क्या किए, पहले यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 5, यहां से आगे कंटिन्यू किए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन फोर्स का था जिसको हम इक्वेशन 5 माने थे, उसी को हम यहां लिख दिए, और ये वाला जो चीज है ये इक्वेशन नंबर 3 था। तो ये जो इक्वेशन 3 हम पहले निकाले थे, थीटा बराबर 5x/L, इसको इक्वेशन 5 में यूज करने वाले हैं। आइए यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन को डाल देंगे, ये थीटा बराबर इसको हम ये वाले में डाल देंगे। तो थीटा के प्लेस पे ये वाला वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद x इंटू एक्स हो गया x², 5 ऐसे ही, बाकी सब ऐसे ही, dx वैसे ही, इक्वेशन नंबर 6। अब ये आ गया आपका फोर्स, ठीक है। अब हमको फोर्स तो निकालना नहीं था, हमको तो टॉर्क निकालना था। और अभी फोर्स ये जो निकला है ना, ये इसी वाले सिलेंडर का, ये वाले का, थोड़ा सा और एडिट करके आगे लिखें, इस वाले सिलेंडर का, जो छोटा वाला सिलेंडर है, यानी कि जो उसके अंदर में जो हम एक सिलेंडर एज्यूम किए हैं dx थिकनेस वाला, उसका निकला है। लेकिन हमको जो निकालना है, हमको पूरे पे निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे ना, इस सिलेंडर पे पहले कितना टॉर्क है उसको निकाल ले रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या लिखे, टॉर्क अबाउट o डैश ऑफ द सिलेंडर। किस सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, ठीक है। तो o डैश आपका एक्सिस है, टॉर्क हमेशा क्या लगता है, किसी एक्सिस के अबाउट। तो अगर ये आपका ऐसे एक्सिस है o डैश, तो हम लोग फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इस तरह का कुछ परपेंडिकुलर। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला एक्सिस है, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, ट्विस्ट करने के लिए ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये एक्सिस है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, इस तरह से फोर्स लग रहा है। ये देखिए ये फोर्स है, और ये सिलेंडर का रेडियस जिसके अबाउट घूमने वाला है, तो फोर्स ऐसे और सिलेंडर का रेडियस ऐसे, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो उस वजह से क्या होगा, फोर्स और ये सिलेंडर का रेडियस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हो ना, RF sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF sin थीटा, जहां पर sin थीटा और RF के बीच का एंगल होता है। तो आपका फोर्स तो F रहेगा, X रहेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखिए सिलेंडर का रेडियस ऐसे है और हम टॉर्क लगा रहे हैं ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो उसी लॉजिक से यहाँ 90 लिखे, sin 91 हो गया, Fx आ गया। F का वैल्यू जो हम निकाले थे यहाँ पर, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। अब ये जो टॉर्क निकला है ना, ये टॉर्क सिर्फ आपका ये वाला शेल का, ये वाला सिलिंड्रिकल शेल का निकला है। हमको चाहिए इसका जैसा जितना लोग मिलकर इस पूरे सिलेंडर को बनाया है उस पर पूरा टोटल टॉर्क चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, वही हम लिखे, टोटल ट्विस्टिंग कपल ऑन द होल सिलेंडर। ये
पूरे सिलेंडर पे टॉर्क कितना लगेगा उसको हम निकाल रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो से लेके यहां तक, मतलब कि x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू आर तक ये पूरा सिलेंडर, ऐसा से जितना सिलेंडर है सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो हम जीरो से लेके आर लिख दिया लिमिट। ये 2 पाई ईटा फाई एल ये सब कांस्टेंट था, तो इसको हम बाहर ले लिए। और ये x का पावर 3 था, तो x का पावर 3 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे x टू द पावर 3 का, तो आप जानते होंगे x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, तो यानी x टू द पावर 4/4। तो ये x का पावर 3 का इंटीग्रेशन हो गया x का पावर 4/4। फिर यहां पर लोअर लिमिट जीरो था, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और सारा जितना भी सिलेंडर से सबको कवर करेंगे। तो जीरो से लेकर r तक लिमिट लिखा हुआ है। तो यहां पर पहले अपर लिमिट हम लोग डाल दिए r, और लोअर लिमिट भी डाले जीरो, बट उसको डालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो जीरो हो ही जाएगा। तो वैसे ही करके इसको हम इंटीग्रेट किए। 4 कहां से आया, क्लियर है ना, इंटीग्रेशन से आया। उसके बाद फिर यहां पर ये आपका आ गया रिक्वायर्ड टॉर्क का एक्सप्रेशन। अब यहां जो जो चीज कांस्टेंट है, फिक्स्ड है फॉर द गिवन सिलेंडर, जो मेरे हाथ में नहीं है उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो उसको हम c मान लिए। यहां पर क्या क्या फिक्स है, 2 पाई ईटा, ईटा तो शेयर मॉडुलस है, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो उसको भी कांस्टेंट है। फाई तो वेरिएबल है, जितना ज्यादा हम उसको घुमाएंगे ये एंगल उतना बढ़ते चला जाएगा, तो फाई वेरिएबल है तो उसको रहने दिए। बाकी एल लेंथ सिलेंडर है, आर रेडियस सिलेंडर का सब फिक्स था तो उसको सी मान लिए, और इसी सी को नाम दे दिए टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ मटेरियल। मतलब कि टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ मटेरियल इसको बोलते हैं, या टॉर्सनल कांस्टेंट सिंपली बोलते हैं। तो ये आपका हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। और अब जितना ज्यादा टॉर्क लगाइएगा उतना ट्विस्ट होगा, मतलब ये जो टॉर्क और ये जो एंगल है वो दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। और जितना ज्यादा आप टॉर्क लगाइएगा उतना एक ट्विस्टिंग टॉर्क भी रिस्पॉन्स में आता है। तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हम लोग बात किए सॉलिड सिलेंडर का, हॉलो का भी आता है, लेकिन हॉलो का एग्जाम में आने का चांस कम है, सॉलिड ही वाला आएगा। तो हॉलो वाला डेरिवेशन में भी सेम प्रोसेस करना है, बस यहां वाला एक्सप्रेशन को थोड़ा अलग तरह से इंटीग्रेट करना, क्योंकि हॉलो वाला में बीच में खोखला रहेगा, मास नहीं रहेगा। इसमें तो जीरो से लेके आर तक पूरा में मास भरा हुआ था, तो पूरा को हिस्सा को ले लिए। लेकिन हॉलो सिलेंडर के केस में क्या करेंगे, उसमें एक बीच वाला एक जगह खाली होता है, तो वो खाली वाला पार्ट को एलिमिनेट करके, उसको इग्नोर मार के तब इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब हॉलो वाले में जीरो से लिमिट स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हॉलो वाले का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और हॉलो वाले का बात करके फिर वो वाला जो था आपका लास्ट इसमें, कि किसको घुमाने में, किसको ट्विस्ट करने में, खोखला सिलेंडर जो बीच में थोड़ा खोखला रहेगा उसको घुमाने में ज्यादा मेहनत लगेगा, या पूरा जो भरा रहेगा सॉलिड सिलेंडर उसको घुमाने में ज्यादा मेहनत लगेगा, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हॉलो का डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत ईजी है, समझा देंगे उसको भी हम। तो ये अपना केस है, जो ये हॉलो सिलेंडर वाला केस है, और हॉलो सिलेंडर वाले केस में भी टॉर्क का एक्सप्रेशन में थोड़ा सा अंतर होगा, और वो भी आ जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनता है, इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। इसके पीछे वाला जो आया था और ये वाला जो आया है वो भी याद रखना पड़ेगा। इसके पीछे वाला जो टॉर्क का एक्सप्रेशन था, इसके पीछे जो हम लोग निकाले थे, उसमें जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था वो आया था टाउ इज इक्वल्स टू पाई एन आर टू द पावर 4 फाई अपॉन में 2l, ये एक्सप्रेशन पीछे वाला आया था। तो पीछे वाला टॉर्क का जो फॉर्मूला था और ये वाला जो टॉर्क का फॉर्मूला, छोटा सा उसमें अंतर है, देखते हैं क्या है। पहले हॉलो सिलेंडर इसको इसलिए बोले क्योंकि ये वाला जो इसका हिस्सा है इसमें कोई मास नहीं होगा, खाली होगा ये वाला हिस्सा, यानी कि इसमें भी ट्विस्ट हम लोग करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, घुमाएंगे भी उसको। ये वाले हिस्से में कोई भी मास नहीं है, सारा मास इधर भरा हुआ है, तो उस वजह से हमको इंटीग्रेशन जीरो से नहीं स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि जीरो से लेके यहां तक में कोई मास नहीं है, तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा R1 से R2 तक। तो यहां से यहां का रेडियस R1, यहां तक का, जहां तक खाली है वहां तक का, और यहां तक का रेडियस R2, तो इस हिस्से में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वही हम किए हैं, R1 से लेके R2। अब x का पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 4/4, तो x का पावर 4/4 आया, जो तो 4 आया जिसको बाहर निकाल दिए। अपर लिमिट हम लोग डाल दिए इसकी जगह R2, लोअर लिमिट डाल दिए R1, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मेरे पास बन गया एक्सप्रेशन, 2 1 2 2 4 कैंसिल करके ये आ गया। अब बाकी यहां पर जो भी चीज था, फाई को छोड़ करके बाकी जो भी चीज था उसको हम सी डैश मान लिए, मतलब एक कांस्टेंट। ये हॉलो सिलेंडर के लिए हम लोग कांस्टेंट माने हैं, जैसे उसमें कैसे टॉर्सनल कांस्टेंट था वैसे ही यहां पर ये हॉलो सिलेंडर का टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो अब हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि हम क्या करने वाले, कि हम दो सिलेंडर लेंगे, एक हॉलो लेंगे और एक सॉलिड लेंगे, दोनों का मास सेम लेंगे, दोनों का भार सेम लेंगे, और हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एंड दोनों का फिक्स करेंगे और दोनों को ट्विस्ट करेंगे। तो हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि दोनों में से ज्यादा एफर्ट, ज्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर। क्योंकि दोनों में हमको कंपैरिजन करना है, इस वजह से हम दोनों का मास को सेम मानेंगे, और आपको रिजल्ट ये देखने को आएगा कि हॉलो सिलेंडर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सुनने में ये बहुत शॉकिंग लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, करके देखते हैं। हॉलो सिलेंडर जो है उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगेगा, अभी हम वो आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों हॉलो सिलेंडर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सेम मास लेंगे दोनों का, लेकिन हॉलो सिलेंडर को ज्यादा एफर्ट्स मारना पड़ेगा घुमाने में।
ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा हॉलो सिलेंडर के केस में। मतलब हॉलो सिलेंडर का अगर थोड़ा सा घुमाना है तो उसमें ज्यादा एफर्ट्स मारना पड़ेगा। दोनों को सेम ट्विस्ट करेंगे, जितना सॉलिड को उतना ही हॉलो को, लेकिन हॉलो में वही सेम ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे होगा उसका प्रूफ। तो आइए हम लोग फटाफट से देखते हैं कि हॉलो सिलेंडर को ट्विस्ट अगर आप करिएगा तो हॉलो सिलेंडर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो एक हम हॉलो सिलेंडर लेंगे, हॉलो सिलेंडर का भी मास m लेंगे, mh, और सॉलिड सिलेंडर का भी मास ms, और दोनों को बराबर मास का लेंगे। तो अब देखिए अब क्या किए, लेकिन एफर्ट्स ज़्यादा किस में मारना पड़ेगा, सॉलिड से हॉलो सिलेंडर के केस में। तो टॉर्क जो आपको एफर्ट्स मारना पड़ेगा वो हॉलो के केस में ज़्यादा, सॉलिड के केस में थोड़ा कम एफर्ट मारना पड़ेगा। इसको भी हम फाई ही एंगल ट्विस्ट करेंगे, इसको भी फाई ही एंगल ट्विस्ट करेंगे, लेकिन फाई एंगल ट्विस्ट करने में हॉलो में ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा। देखते हैं कैसे। तो हम क्या किए, पहले यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट जो सॉलिड सिलेंडर का होता है उसको पहले हम लिख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या किए, हम टॉर्शनल कांस्टेंट हॉलो सिलेंडर का लिख लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दोनों का जो टॉर्शनल कांस्टेंट्स हम निकाले थे वो दोनों टॉर्शनल कांस्टेंट्स को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने से 12 12 कट जाएगा, तो और ये पाई एन कट जाएगा, पाई एन नहीं मतलब ईटा है। फिर ये r का पावर 4 यहां चला जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन है वो आपको दिख जाएगा। फिर यहां पर देखिए r का पावर 4 को r का पावर 2 इंटू r का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहां पर देखिए a का पावर, ये देखिए ये पावर 4 है, पावर 4 है, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख दिए। फिर ये यहां जाएगा, ये माइनस प्लस, और फिर ये यहां जाएगा तो वापस ये मिल जाएगा। यानी इस वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। फिर ये पावर 4 को हम ब्रेक करके लिख दिए, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या किए कि लिखेंगे, क्योंकि दोनों सिलेंडर का जो मासेस है वो दोनों सिलेंडर का मासेस क्योंकि आपस में सेम है, क्योंकि सेम मास हम मान के तभी ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तभी बराबर का कंपैरिजन होगा और तभी हम देख पाएंगे कि किसको ज्यादा एफर्ट्स मारना पड़ रहा है घुमाने में। तो मास सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर दोनों का इक्वल कर दिए। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से हम मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वही हम किए, मास को लिख दिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसका लेंगे, मान लेते हैं सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर दोनों का सेम डेंसिटी है, मतलब जितना पार्टिकल सॉलिड का नजदीक है उतना ही हॉलो का भी नजदीक है। तो यहां पर क्या किए, डेंसिटी रो रो दोनों का मान लिए, वॉल्यूम सॉलिड इंटू वॉल्यूम हॉलो। तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल, और हॉलो वाले का लिखेंगे पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू एल। क्यों, वॉल्यूम जान रहे हैं ना, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो यहां पर इसको माइनस क्यों करना पड़ रहा है हॉलो, क्योंकि हॉलो वाला में बीच वाला में खाली हिस्सा है, उसमें तो कोई वॉल्यूम है नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए ऐसे इसका वॉल्यूम लिखना पड़ रहा है। बाकी ये रो रो कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग उड़ा देते हैं, पाई पाई कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, रो रो कट जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये वाला कंडीशन से हमको ये मिलेगा। फिर इसके बाद हम यहां लिख दिए, तो इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 आया इसको हम 3 में यूज करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग 4 इन 3, तो थर्ड इक्वेशन हम लिख दिए सी एच बाई सी एस। तो सी एच बाई सी एस, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है टर्म, ये दिखे सी एच बाई सी एस इसके इक्वल था, तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है उसके प्लेस पे हम आर स्क्वायर लिख दिए। कहां से लिखे, इक्वेशन नंबर 4 से। क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर ये वाला जो टर्म था उसको एज इट इज लिख दिए, और ये पावर स्क्वायर जो टूटा हुआ था उसको तोड़ के वैसे ही लिखा हुआ है। फिर आप देखिए ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और फिर यहां पर एक आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर ये आर स्क्वायर हम लोग अभी निकाले थे कि आर स्क्वायर इसके इक्वल है, तो फिर से ये आर स्क्वायर के प्लेस पे ये चिपका दिए। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर में ये रेडियस ऐड हो रहा है, और आपको एक चीज पता है कि R2 बड़ा है R1 छोटा है। तो अगर मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो क्लियर हो रहा होगा कि ऊपर वाला जो भी टर्म आने वाला है वो 1 से मतलब कि नीचे वाले से बड़ा आने वाला है। तो अगर ऊपर वाला टर्म बड़ा आने वाला है तो ग्रेटर आएगा, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा, वो मतलब कुछ एक वैल्यू होगा ऐसा जो कि मतलब क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, 1 से बड़ा होगा। ऐसा वैल्यू होगा जो कि 1 से बड़ा होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है क्योंकि ऊपर वाला टर्म बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये जो भी आंसर आने वाला है सी एच बाई सी एस का, मान लेते हैं इसका आंसर 9 आया, आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला बड़ा ही आएगा, तो ऊपर वाला को 9 ले लिए, नीचे वाला को 1 ले लिए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास ये वाला जो टर्म है उसमें अगर हम देखें, मान लेते हैं 9/1 ये आता है, इसको सॉल्व करके 9/1 आता है, ये हम आपको बता दिए कंडीशन, ठीक है। ठीक है, R2 पता है ना कौन सा था, बड़ा वाला रेडियस, और R1 छोटा वाला रेडियस हॉलो सिलेंडर का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि CH इक्वल टू आ रहा है 9CS, दिख रहा होगा आपको, CH इक्वल टू 9CS। इससे ये समझ में आ रहा है देयरफॉर कि CH पक्का बड़ा होगा और CS पक्का क्या होगा, छोटा। तो उसी लॉजिक से देखिए हम लिखे कि CH बड़ा और CS छोटा। क्लियर, ये देखिए यहां भी बता दिए, क्योंकि ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, तो एग्जांपल एक दे दिया आपको, ठीक है। तो CH बड़ा है CS छोटा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है C इंटू फाई।
अब देखिए CH बड़ा है, इसका मतलब कि जो टॉर्क होगा वो हॉलो सिलेंडर पे ज्यादा लगाना पड़ेगा, और एंगल देखिए इसमें फाई लिए है और इसको भी फाई ही एंगल ट्विस्ट किए हैं, लेकिन सॉलिड का ये CS कम है, उस वजह से टॉर्क जो आएगा सॉलिड का वो कम आएगा। तो सॉलिड का टॉर्क कम आएगा, हॉलो का टॉर्क ज्यादा आएगा। उसका लॉजिक पूरा आपको हम दे दिए, प्रूफ करके दिखाएं कैसे आता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स बच गया है तो न्यूमेरिकल से काम करते हैं, अगला वाला जो मेरा लेक्चर आएगा उसी में ले लेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। अगले वाले थर्ड शॉर्ट में हम लोग मिलते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है और जो न्यूमेरिकल्स है उसके साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। 12:10 हो चुका है गाइस, ठीक है, लंबा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, पता नहीं हम कितना टाइम पे 10:30 में शायद स्टार्ट किए थे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपका फर्दर डिमांड्स है, मतलब ऐसे अंदाजी डिमांड नहीं रखना है, कुछ ऐसा डिमांड रखना है कि जिसको हम पूरा कर सके, जिसको और भी लोग देख सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चीज आपको है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑसिलेशंस बहुत लोग कमेंट कर रहा था, उसी के ऊपर देखते हैं वीडियो लाएंगे थर्ड इसका शॉट लाने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।